बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के इस खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लद्दाख, सियाचिन और अगली चौकियों के दौरे के साथ। कुछ देर बाद आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दिखाएंगे और इसके अलावा कुटवा में अलमनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो जाम बहक हुए और डोडा में कुछ देर पहले भूचाल के झटके महसूस किए गए। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख के 2 रोजा दौरे के साथ। मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू जो कि लेह लद्दाख और अगली चौकियों का दौरा कर रही हैं, आज भी इनके प्रोग्राम कई एक जगहों पर रहे और अगले दौरे के दौरान जो 31 अक्टूबर को चूँकि जिस तरह से यूटी डे मनाने की तकरीबात भी यहाँ पर हमने देखी और इसके अलावा सियाचिन और बाकी अगली चौकियों का भी दौरा जो है वो प्रोग्राम में रखा गया था। ये द्रौपदी मुर्मू का अपने दौरे इख्तियार में दूसरा दौरा है। पहले वो कश्मीर यूनिवर्सिटी आई थी जहां पर उन्होंने असनाद वगैरह तकसीम की थी बच्चों में। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोजा लद्दाख दौरे यानी यूनियन टेरिटरी के लिए मंगल के रोज लेह पहुंची थी और लेह हवाई अड्डे पर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BDR शर्मा ने उन्हें रिसीव किया था, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक सदर जमहूरिया लेह के संधू सांस्कृतिक केंद्र में लद्दाख यूनियन टेरिटरी की चौथी यौम तासीस में शरीक हुई। उन्होंने कहा कि कल यानी बुध को जो प्रोग्राम रखे गए थे, आज के दिन में वो बुनियादी बेस कैंप का सियाचिन का दौरा कर रही हैं आज, और इसके अलावा वहां पे तैनात जो जवान हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया लेह में जो है दिए जाने वाले शहरी इस्तकबाल में भी शरीक हुई और मकामी कबायलों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। बता दें कि सदर मुर्मू ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बच्चियों को तालीमी असनाद से नवाजा था और उसके बाद उनकी हौसला अफजाई की थी। मोहम्मद इसहाक के पास चलेंगे जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमें देंगे। इसहाक, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर जमहूरिया का ये प्रोग्राम जो है यह कितने बजे तक चलेगा और उसके बाद ये इख्तिताम पजीर के आज शाम तक ही होगा? इसहाक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इससे कोशिश करें राब्ता कायम करने की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जो है वो लेह लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर है, सियाचिन और अगली चौकियों का दौरा कर रही हैं और इसके अलावा कई तकरीबात हैं जिनमें कबायली अमूरात को भी वहां पर मदऊ किया गया था। न सिर्फ फौज बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। आपको याद होगा कि कल टेक्निकल एयरपोर्ट लेह पे उनका इस्तकबाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ। लेह लद्दाख कारगिल में जो है पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के जो मेंबरान हैं, काउंसलर्स हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक से राब्ता कायम हो चुका है। मोहम्मद इसहाक, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात दीजिएगा कि आगे जो है सदर जमहूरिया का क्या प्रोग्राम है और क्या ये आज शाम तक मुकम्मल हो जाएंगे प्रोग्राम, और 2 दिनों में सदर जमहूरिया से क्या वहां पर नॉन बीजेपी सियासी उम्मीदवारों की भी कोई मीटिंग वगैरह हुई थी? बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कारगिल से ये ताज़ा तरीन तफसीलाती राब्ता कायम करने की कोशिश की गई लेकिन राब्ता नहीं हो सका। अब एक और खबर का रुख करते हैं। और मेंढर से अभी कुछ देर पहले बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जहां पर माइन ब्लास्ट के जरिए से फौज के जो जवान हैं, कई एक जवान जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीरें ताज़ा तरीन तफसीलें मेंढर से आ रही हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक कुछ देर बाद जुड़ेंगे, जहां पर माइन ब्लास्ट हुआ है जिसमें फौज के कई एक जवान जो हैं जख्मी हुए हैं। आपको याद होगा कि मेंढर और इसके ऊपरी इलाकों में कई एक मौकों पर हमने देखा कि यहाँ पर सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी के लिए बड़ी चैलेंजिंग रही है और उसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात है कि यहाँ पर कई जवान जो फौज के हैं वो जख्मी हो चुके हैं। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशेद मलिक के पास। जमशेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये कौन सा इलाका है, कितना दूर है ये आबादी से, और जो जख्मी जवान है उनकी क्या इस वक्त पोजीशन है? तो जमाल, बिल्कुल, पहले हम अगर आबादी की बात करें तो मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 किलोमीटर से आबादी का सिलसिला शुरू हो जाता है और पूरे इलाके
आबादी वाले हैं, फलियानी गली इलाका है। मगर अब जो हमारे पास ताजा तफसीलात आ रही हैं, इसमें यह आ रहा है कि तीनों जो जवान जख्मी हुए सिग्नल रेजिमेंट के थे। इसका मतलब हम ये मान के चले ये फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं बल्कि पिछले इलाकों में जरूर ये धमाका हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इस तरह के धमाकों की खबरें लगातार इससे पहले भी आती रही है। हालांकि नाजंग माहिदे के बाद राजौरी और पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी बेहतर हुए हैं, जहां लोगों ने राहत की सांस ली, मगर माइन धमाकों का सिलसिला बदस्तूर इन इलाकों से जारी है। जहां आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे के आसपास ये खबर सामने आई थी कि मेंढर के फलियानी गली इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें जवान 3 फौज के जख्मी हुए हैं, जिनकी शनाख्त भी अब हो चुकी है, जिनमें से हवलदार यश श्री रमालू, उसके बाद सपाही विमल राज, उसके बाद हवलदार वीर रप्पा, इन तीनों की शनाख्त हो चुकी है और उनको 150 में जीएच हॉस्पिटल राजौरी में एयरलिफ्ट किया गया। उसके बाद इस पूरे इलाके का मुआसरा भी किया गया है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके मेंढर के लगने वाले हैं, जहां इससे पहले दरअंदाजी की बातें भी काफी सामने आई। उसके बाद मुंशियात की स्मगलिंग की बात करें, इस तरह की बातें भी काफी सामने आई, मगर इस धमाके में इस वक्त तक 3 जवानों के जख्मी हुए हैं। उसके बाद जराये के हवाले से यह खबर आ रही है कि तीनों की हालत खतरे से बाहर है, मगर इनको शदीद चोटें काफी आई हुई हैं, जिनका इलाज इस वक्त 150 जीएच राजौरी में चल रहा है। इससे पहले भी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की तजम्मुल बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां कई आम शहरियों ने भी अपनी टांगे या बाजू इन धमाकों की वजह से गवाए हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारूद बहुत ज्यादा बिछाया गया, खास करके माइन की अगर बात करें। हालांकि फौज की तरफ से इस पे एक बड़ी मुहिम कुछ अर्सा पहले शुरू भी की गई थी, जहां माइन हटाने का काम शुरू किया गया था, मगर पूरी तरह माइन हटाना पॉसिबल नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है तो जमल के माइन जमीन के अंदर लगाए जाते हैं, शदीद बारिशों के दौरान जब मिट्टी की उठना शुरू हो जाती है, माइन भी निचले इलाकों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के कई मामले इससे पहले भी राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें सामने आ चुके हैं, जहां लोगों की जमीनों के अंदर भी माइन धमाके हुए, जिसमें आम शहरी भी जख्मी हुए। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां हिंद पाक अफवाज के दरमियान हालात बेहतर होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, मगर माइन धमाके अभी भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो जमल जमशेद, ये जो सूरत हाल है इससे आम लोगों के जनजीवन पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मेरे यादाश्त के मुताबिक बहुत सारे जो वो लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं जो श्रीनगर से और बाकी जगहों से राजौरी पुंछ का वापस रुख कर रहे हैं, और चूंकि कश्मीर में सर्दियां बढ़ गई, एक तो हो गया कि जो मामूल के मुताबिक लोग वहां रहते हैं उन्हें शायद आदतें हैं इस चीज की। बहुत सारे ट्राइबल हैं जो गुरेज करना और उसके बाद वापस जाना चाहते हैं, बल्कि जाने लगे हैं, उनके आशियाने भी दाएं बाएं के हैं। किस तरह का माहौल ऐसे अफराद में है? जमल, जो लोग ये ट्राइबल होते हैं जो खास करके मौसम गर्मा में सर्द वादी के कई इलाकों का रुख करते हैं, मगर इनका रूट बिल्कुल डिफरेंट रूट है। ये रूट मुगल रोड से होते हुए आता है और ये कहीं बॉर्डर इनके बीच नजदीक नहीं आता। ये सरहदी जिला पुंछ का मेंढर इलाका है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो जम्मू के बाद जब अखनूर और सुंदरबनी क्रॉस करते हैं, सुंदरबनी के साथ लगने वाला एक साइड पे पूरा पुंछ तक बॉर्डर ही बॉर्डर का इलाका है। खास करके अगर मेंढर की बात करें तो मेंढर बहुत ज्यादा नजदीक बॉर्डर है और उसके साथ साथ घनी आबादी भी। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि इस आबादी के बीच आम शहरियों को भी काफी बार नुकसान उठाना पड़ा, चाहे उनके जानवरों की बात करें या उनकी खुद की बात करें, उनने भी बहुत ज्यादा नुकसान इस माइन की वजह से उठाया। मगर जिस तरह उसके बाद मैंने बताया कि एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई थी फौज की तरफ से, माइन हटाने का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर पॉसिबल नहीं लग रहा है कि पूरे बॉर्डर से माइन हटाए जाए, क्योंकि माइन उस वक्त बिछाए गए थे जब तारबंदी लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं थी। उसके बाद तारबंदी पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर दी गई है, मगर माइन उठाना और माइन को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर होने के साथ साथ ऐसे इलाके हैं जहां से माइन निचले इलाकों में पहुंच चुकी हैं, कई निचले इलाकों में भी माइन से धमाके हुए हैं, मगर जो मकामी लोग हैं उनके लिए जरूर ये खतरा बना रहता है। उसके साथ साथ अगर फौज की बात करें, फौज के लिए भी खतरा बना रहता है, क्योंकि फौज के साथ आखिरी सवाल होगा आपसे, ये जिस वक्त आप इन माइनस की बात करते हैं, जेर जमीन सुरंगों की बात करते हैं, इनको निकालने की पहल या कोशिश पहले भी की गई, इसमें क्या टेक्निकल टीम्स वगैरह आई हुई हैं जो जैसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह होते हैं, और ये जो अब जेर जमीन सुरंगें जो है फट जाते हैं, नुकसान इंसानी जाने इसमें बहुत ज्यादा जो है, आपने कहा कि कई अफराद जो है अपने टांगे अपने आज़ा खो चुके हैं, इसमें कैसे अब रिसर्च किया जाए कि हमारा कौन सा एरिया है जहां पर हमने अभी ये जो माइनस वगैरह है इसको अभी तक नहीं निकाला हो?
बिल्कुल। तो जमल, जहां तक पहले ये माइन निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये सिलसिला शुरू किया गया था नौशहरा इलाके से, जहां बहुत ज्यादा माइन बिछाई गई थी क्योंकि इन इलाकों से बहुत ज्यादा दरअंदाजियां होती थी। उसके बाद नौशहरा से ये काम शुरू किया गया था हटाने का, मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पॉसिबल ये नहीं है कि पूरी तरह माइन हटा ली जाए। उसकी बड़ी वजह तो जमल बहुत सारी है। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि बारिशों के दौरान माइन जमीन से खिसक कर निचले इलाकों की तरफ आ जाते हैं। माइन जहां पे जो फिक्स हुए हैं वो रहते हैं, उसके साथ अगर इनको पूरी तरह हटाने की कोशिश की जाए उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चिंता की या विषय जो सोचने वाली बात ये हुई है कि क्योंकि जिस तरह बारिशों के दौरान माइन खिसकते हैं, लोगों की जमीनों तक आ जाते हैं, एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। मगर ये मुहिम जरूर शुरू की गई थी नौशहरा से, मगर उसके बाद इस तरह का कोई आगे बड़ा कदम नहीं उठाया गया कि माइनों को हटाया जाए। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि सिर्फ आम सिविलियन लोगों को नहीं बल्कि फौज को भी इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा माइनों की वजह से। आए दिन इस तरह की खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक इतनी तफसील के साथ इस सूरत हाल को बताने के लिए। नाज़रीन, ये आज दोपहर की तस्वीरें हैं और फाइल शॉट्स कुछ वक्त पहले के हैं, जिसमें आप जो मेंढर का एरिया है, पुंछ रजौरी मेंढर का एरिया है, वो इसमें जो है ज़ेर ज़मीन सुरंगें जो है जिन्हें निकालने की कोशिशें लगी हुई है। 65 के बाद 71 के बाद जो सूरत हाल दोनों मुल्कों के बीच में सरहदी कशीदगी जो सूरत हाल चैलेंज बनी हुई थी, उसके बाद इन माइनस को वापस निकालने के लिए जहां जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी कई एक माइनस ब्लास्ट होने की वजह से कई फौजी जवान जो है जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, कल कांग्रेस के सीनियर सियासी रहनुमा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया था कि हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन पार्टियों के लीडरान के जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, उन्हें हैक किया गया है और जिसके बाद उनकी प्राइवेसी जो है उसको डिस्क्लोज करना तकरीबन अब मामूल सा बन चुका है। इसी बीच में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान सईद सुहेल बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान सईद सुहेल बुखारी से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने इस मामले के निस्बत उनकी आरा जाननी चाहिए। सईद सुहेल बुखारी ने कहा कि यह मामूल बन चुका है और हमारा मुतालबा होगा कि इस तरह की चीज़ें जो है ये आईनी और इखलाकी और इंसानी तौर पर ठीक नहीं है, लिहाजा सरकार को इस पर अपनी राय फौरी तौर पर जाहिर करनी चाहिए। देखिए, हमने भी ये रिपोर्ट्स देखी हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे ख़ास करके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर किया है कि आईफोन या जो पेरेंट कंपनी है एप्पल, उनकी तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि देयर फोन्स हैव बीन अटैक्ड। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले वो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर का मामला था वो भी सामने आया था। तो सर्विलेंस खुसूसन उन लोगों पे कि जो सरकार से बाहर हैं या सरकार के मुखालिफ हैं पॉलिटिकली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हैं, वो अपना शायद काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस सरकार को, वरना ये जो कुछ है ये डिस्टर्बिंग तो है ही, साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अनएक्सेप्टेबल है और बहुत डेंजरस है। केजरीवाल को आज इन्होंने ईडी ने बुलाया हुआ है, तो उसके बारे में बताएं किस तरह से आप। देखिए, जिस तरह से इस गवर्नमेंट में जो ये एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो, ईडी हो या हमारे खुसूसन जो स्टेट में अलग अलग एजेंसीज हैं, हमने देखा है कि उनका एक अजीबोगरीब रोल बन गया है। खुसूसन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन पे वो बहुत धावा बोलते हैं। अब केस से क्या निकल के आता है वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बहसियत एक पॉलिसी की अगर हम एनालाइज करें जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स, तो इन एजेंसीज को। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कई एक दिनों से लगातार जो है बंदूक बरदारों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद जो कि ईदगाह श्रीनगर में क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें नज़दीक से एक नहीं बल्कि 3 गोलियां लगाई। उसके बाद उनका इलाज मुआवजा चल रहा है और उनके हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इंस्पेक्टर मसरूर जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और बीती रातों और बीते दिनों के मुकाबले में उनकी तबीयत जो है वो बेहतर होने लगी है।
लेकिन इसी बीच में जुनूबी जिला पुलवामा में भी एक गैर मकामी शख्स जो कि माल मजदूरी वगैरह करता था, मुकेश नामी शख्स उत्तर प्रदेश इनका ताल्लुक था, उन्हें गोली लगने के बाद वो जाम बहक हुआ था। उसके बाद कल रात की तस्वीरें देखिएगा। बारामूला जिला का इलाका है जहां पर कल रात कयामत सगा उस वक्त बर्पा हुई जब बारामूला के वैलू क्रालपोरा में बंदूक बरदारों की फायरिंग में हेड कांस्टेबल जो है जाम बहक हुआ। शुमाली जिला बारामूला के वैलू क्रालपोरा गांव में मंगल को शाम की मुश्तबे मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल पे नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। बाद अज़ां उसकी अस्पताल में मौत वाक़या हुई। इतलात के मुताबिक मंगल की शाम बारामूला के वैलू क्रालपोरा गांव में उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब मुश्तबा बंदूक बरदारों ने हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो खून में लथपथ हुआ। मालूम हुआ कि गोलियों की आवाजें सुनते ही आसपास रिहाइश पजीर लोग घरों से बाहर आए और जख्मी एहलकार की फौरी तौर पर मदद के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, तहाँ वहां पे तैनात डॉक्टरी अमले ने उसे मुर्दा करार दिया। जराये ने बताया कि हेड कांस्टेबल के जिस्म में 5 गोलियां पैवस्त हुई थी, जिससे उसकी मौत वाक़या हुई। दरअसल पुलिस जराये ने बताया कि दहशतगर्दों ने पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर घर के बाहर फायरिंग की। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल ले जाया गया जहां पर वो जांबार न हो सका। उनका मजीद कहना था कि फोर्सेस ने आसपास के इलाके में पूरी तरह से जो है कॉर्डन ऑफ किया, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है ये कई दिनों से तब्दील होती गई है और इसी बीच में कल रात जो है जम्मू कश्मीर को नया डायरेक्टर जनरल मिला। RR सुएन ने अपना चार्ज संभाला और उन्होंने ये चार्ज जो है दिलबाग सिंह से हासिल करने के बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज की मीटिंग को तलब किया और वाज़िया तौर पर हिदायत जारी किए कि इस तरह की सूरत हाल जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच में इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिदीन ने इस सूरत हाल पे अपनी आरा रखी। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स मारा जाएगा, हालांकि इसे कबल महबूब मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कम बेश तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। फिलहाल मुंतजिर महिदीन साहब को सुनते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मरकजी सरकार है, तमाम एजेंसीज तो उन्हीं के नीचे काम कर रही हैं, उनके कंट्रोल में काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि देखेंगे कि ये अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन हैं ये आते कहां से हैं, ये हैं कौन लोग जो इजीली बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट लोगों को कत्ल करने में कामयाब होते हैं और उन लोगों को कामयाब होते हैं कत्ल करने में, उनकी जिंदगियां छीनने में जिनके हाथ में किसी मसले का हल नहीं है। आप मजदूर को मारते हो, आप बेगुनाह पुलिस मामूली रैंक के पुलिस वाले को मारते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इंसानियत के साथ ज्यादती है और इन सभी चीजों की, इन नाहक कत्लों की मजम्मत करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि असल जो इसके पीछे कारिस्तानियां कार फरमा है उनको मत तलाश करें, उनको ढूंढे और जो इनके पीछे लोग हैं जो ये बेगुनाह कत्ल करते हैं उनको मुनासिब सजाएं दें ताकि ये जो एक सिलसिला थमसा गया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मुतालबा सरकार से मुतालबा रखा, ये जो नामालूम बंदूक बरदार हैं आए और उसके बाद गोलियां चलाई और चले गए, ये कौन है? इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज को मुतहरिक होने का मुतालबा मुंतजिर मोहिद्दीन ने रखा। नाज़रीन, जनूबी जिला पुलवामा से अब कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि इलाके में गूगल पुलवामा में यहाँ एक वर्कशॉप के अंदर जो है आग नजर आई और उसके फौरी तौर पर मकामी लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है उनके जो एहलकार हैं वहां पर मौजूद रहे। ये वर्कशॉप के अंदर जो है ये अचानक आग लगने से जो है गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई, जल गई हैं, जबकि मौजूदाती तौर पर यहाँ पे जो है कई अफराद को बचाया गया। ये वाकया जो है गूगल पुलवामा के है और इस इलाके में जो है बीती रात में ये जो वर्कशॉप का एरिया है इसमें अचानक आग लगी। आग लगने की वजूहात जानने की कोशिश की गई। वर्कशॉप में अमूमन आपको रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओवरहालिंग के लिए गाड़ियां आती हैं, जिसके बाद जो है अचानक आग लगने के बाद इन गाड़ियों में भी आग लगी है जिससे गाड़ियों का नुकसान हुआ। वर्कशॉप के प्रोपरेटर एम्प्लॉयर जो है उन्होंने फौरी तौर पर जो है इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता कायम किया हुआ है और हमारी भी यहाँ से दरख्वास्त होगी कि फौरी तौर पर इसके मामला जो हैं उनको देखें और जायज़ तरीके से हो सके तो इसकी कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है। वर्कशॉप में जो गाड़ियां हैं
वो आपके कस्टमर्स की होती हैं और गालिबन इस अचानक लगे आग की वजह से वर्कशॉप में मौजूद गाड़ियों मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। नुकसान गो यथ तार गुम शार्ट तल डीजल अतन कुर्सी वर्सी सीट वीट आस तो जम के हर कुन ये गाड़ी रंग कर रंग कर होता तेज योर 3 गाड़ी साइडस अत सारे नुकसान कहर गाड़ी तकरीबन 2-4-5 अत आस पास पगह शाम वापस त्रा यह गाड़ी हकस त्रा 3-4-5 तकरीबन सौरे ये इनर लक सौरे ये اہن حظ سامان سورُے اوس تقریٖبن راتھٕے اوس سامان اوٚنمُت نوٚو تہٕ سُہ بوٚر گاڑِ منٛزٕے اَسہِ اَسہِ دوٚپ صُبحن تام تھاوو ییٚتہِ پگہہ یورٕ اور اب ناظرین ٹنل کے اس پار چلتے ہیں۔ کٹھوا میں المناک سڑک حادثے میں جو ہے ٹرک جو ہے وہ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور گہرے نالے میں جا گری، جس سے موقع پر ہی جو ہے ڈرائیور اور اس کا کنڈکٹر جو ہے وہ جاں بحق ہوا۔ تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہے، جموں کشمیر کے ضلع کٹھوا کے بگیال موڑ پر ایک ٹرک پل سے نیچے گرنے کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور اور اس کے کنڈکٹر کی موت واقع ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈوڈا میں بگیال موڑ کے قریب منگل کی شب ایک ٹرک پل سے نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں یہ کٹھوا کا جو ایریا ہے ٹرک کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرک پٹھان کوٹ پنجاب سے جموں جا رہی تھی۔ متوفین کی شناخت بلونت سنگھ اور رنجیت سنگھ ساکنان پنجاب کے بطور ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعہ پیش آنے کے بعد بچاؤ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاشوں کو قانونی و طبی لوازمات کی ادائیگی کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جو کٹھوا منتقل کیا گیا۔ دریا اثنا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین یہ تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہے، کٹھوا میں اس سڑک حادثے میں جو ہے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی جو ہے موت واقع ہوئی اور دونوں کا تعلق جو ہے ہمسایہ ریاست پنجاب سے ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ صبح ہمیں 5 بجے فون آیا کہ بھیا ایسے ایسے گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے، ہمارے گاؤں کے لڑکے سیر کرنے جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم آئے یہاں پہ تو پھر ہم نے پولیس PCR فون کیا، PCR آئی، ابھی 2 بندوں کو نکالا ہے۔ مجھے ایک شک ہے کہ شاید ایک بندہ اور بھی ہو بیچ میں، لیکن وہ ابھی بھیڑ بڑا ہے چادروں کا، وہ ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ ابھی ہم نے فون کیا کرین کے لیے، تو کرین آ رہی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہوگا تو اس کو بھی نکالیں گے۔ کتنے لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا؟ 2 لوگوں کا ریسکیو کیا بھیا ہم نے۔ نہیں وہ ڈیڈ ہو گئے، دونوں کی ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ اور بڑا دردناک یہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے پڑوسی انکل بتا رہے ہیں کہ 12:30 بجے کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ گاڑی ہے ٹرک کیا بھیا۔ اور ناظرین اسپتالوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کی کیا صورتحال ہے بخشی نگر کی؟ ہماری ٹیم نے آج جا کے صورتحال کا جائزہ لیا اور بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے آیوشمان بھارت کارڈ جو ہے اس کا استفادہ کتنا بیماروں کو ملتا ہے اور تیمارداروں کو کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے ایک کاؤنٹر سے لے کر دوسرے کاؤنٹر تک۔ سہولیات جو ہے مرکزی سرکار نے جموں کشمیر UT کے لیے برابر رکھی، جس طرح سے باقی ریاستوں اور زیر انتظام علاقے میں ہوتی ہے، لیکن جموں کی صورتحال بخشی نگر میڈیکل کالج میں، اور میں کچھ وقت پہلے گورنمنٹ میڈیکل کالج کٹھوا گیا ہوا تھا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ آرتھوپیڈک، جنرل سرجری اور باقی جگہوں پر آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میڈیسن میں پیشنٹس کی تعداد آیوشمان بھارت کا جو امپینلمنٹ لسٹ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ آسان الفاظوں میں سمجھا دوں کہ کوئی بیماری کا سرجری جو ہے وہ امپینلڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سرجری گولڈن کارڈ سے کرنی ہے، جیسے کیتھ لیب میں آپ کا کارڈیالوجی کا سرجری ہو، جیسے آپ کا آرتھوپیڈکس میں آپ کی نی وغیرہ کی سرجری ہو، جیسے آپ کا آپتھمالوجی ڈپارٹمنٹ ہو، اور بہت سارے اسپتال ہیں جن کا امپینلمنٹ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں جب میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سکن کا ڈپارٹمنٹ ہے، آرتھو کا، آپتھو کا، اور اسی طرح سے نیفرولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان ڈپارٹمنٹ میں کئی ڈپارٹمنٹ جہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں بیماروں کو اور تیمارداروں کو ہوتی ہے۔ پیش اس سلسلے میں جموں سے ہماری ٹیم کی یہ رپورٹ۔ نارمل ٹراما کے کیسز ہیں، یا اسپائن کی انجریز ہیں، اسپائن کی پرابلمس ہیں، ان کے بھی پورے پیکٹس جو ہیں کور اپ میں ہیں۔ جنرل سرجری، کسی بھی قسم کی سرجری ہو رہی ہو، آیوشمان بھارت میں ہم لوگ اس کو کور کر کے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنسز 0 تک لا رہے ہیں لوگوں کا۔ 11,124 لوگوں کو آج تک بینیفٹ اس میں مل چکا ہے۔
आई आंखें, ये कैटरेक्ट सर्जरी की बात है। 608 केसेस आज तक हमारे अंडर पीएमजे हो चुके हैं। दूसरा जो कैंसर से लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, इसमें आप नंबर से जानेंगे कि कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है बहुत महंगा है। और इसमें हमारे 1329 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं या जो बेनिफिट ले चुके हैं। बिसाइड्स कि हमारा फुल फ्लेश्ड कैंसर इंस्टीट्यूट भी अंदर बनने को या डे केयर में अभी स्टार्ट है। इसके अलावा जो बाकी केसेस हैं वो हमारे मेडिसिन या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं हुए हैं, चाहे वो ऑर्थो के हों, चाहे वो सर्जरी के हों, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजी के हों, रेडियो मेडिसिन के हों, वो सब मिला के हमारे 9,734 केसेस हैं। नाज़रीन, बहुत सारा इबाम खदशात उस वक्त दूर हो जाता है जब आप मेडिकल ऑफिसर को पाते हैं, उसके बाद राब्ता कायम करते हैं और कन्फ्यूजन में इंसान निकल जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी सर्जरीज हैं जिनका एम्पैनलमेंट शायद आयुष्मान भारत या जिससे हम और आम में गोल्डन कार्ड कहते हैं उसके ज़ुमरे में नहीं आता, या कोई अस्पताल जो है इस डिपार्टमेंट के गोल्डन कार्ड के एम्पैनलमेंट में नहीं होता है। वादी में भी प्राइवेट अस्पतालों का जाल बिछाया गया है। बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर आपको गोल्डन कार्ड का इस्तेफादा हासिल होता है, बहुत सारे नहीं होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट केसेस में बहुत ज्यादा इबाम खड़ा है और वो फिलहाल जो है आयुष्मान भारत के इस जुमरे में नहीं आता है। नाज़रीन, अब अवामी मामला जानने की कोशिश करते हैं। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मकामी एरिया में सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता होने की वजह से मकामी लोगों को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अंदरूनी राब्ता सड़कों के साथ साथ जब आप मुख्तलिफ दफातरों की तरफ जाने लगेंगे और राब्ता सड़कों पे मैकडमाइजेशन, ब्लैक टॉपिंग, मेंटेनेंस न होने की वजह से इस इलाके में मकामी लोगों को बड़ी दुश्वारियां सामने हैं। और ये खड़े आप देख पाएंगे जो मैकडमाइज होनी चाहिए थी, रोडी बिछा के होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होने की वजह से इस इलाके में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर और अवामी नुमाइंदों से फौरी मुदाखलत की अपील की है। गुजारिश यह सा यह हुकामस तान यह रोड अख दोब कदलस निश जन यह सा यह सरस मज तब्दील गोमुत यथ जन पतम लट वारिया एक्सीडेंट ति गई, मगर यह हुकूमत तस से मस गसन क्या। वारिया लट करे पतम लट करे डी साहबस अवामी दरबार मज महमदपोरस मज लोग अस करे पुरजोर गुजारिश तमिस अस दपास और नाज़रीन, आलमी कप में इस वक्त मुकाबला जो है वो जारी है, वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन। और साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने कप्तान की विकेट एक बार फिर गंवा दी। बोमैया जो है वो खास कारकर्दगी मुजाहरा न कर सके, सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए। 57 रन एक विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाता है तो सुपर 4 में उनका दाखिला तकरीबन यकीनी बन जाता है। साउथ अफ्रीका जीतने की सूरत में जो है ये रास्ते जो है, ऑप्शन जो है पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए ओपन हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ दोपहर में अभी तक का ये उर्दू बुलेटिन मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरें जारी रहेंगी, लेकिन तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।